नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं एफआईआर कैसे लिखें। आप सोच रहे होंगे कि इस पर तो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि एफआईआर कैसे लिखी जाए, जिसमें विस्तार से हमारी इस बात पर चर्चा हुई कि एफआईआर के अंदर क्या क्या लिखा जाना चाहिए। उससे थोड़ा सा और हम आज आगे चलकर हम बात करते हैं कि एफआईआर को लिखने के बाद जो तहरीर थी हमने लिखी और लिखने के बाद हम थाने में गए या संबंधित पुलिस अधिकारी के पास गए, उसने हमारी उस एफआईआर को नहीं लिखा, अब हम क्या करें। प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि अगर उसने हमारी एफआईआर को नहीं लिखा तो अब हम क्या करें। यहां पर आज हम बात करेंगे उन अपने विधिक अधिकारों की जिसके तहत उस एफआईआर को, उस तहरीर को हम एफआईआर में बदलवा सकते हैं। अगर संबंधित थाना अधिकारी द्वारा हमारी एफआईआर को नहीं लिखा गया, जो हमने तहरीर दी तो उसको नहीं लिखा गया, तो उस तहरीर के आधार पर क्या क्या आगे कार्रवाई हो सकती है, उन सारी चीजों को संभावित रूप से आज हम इस चीज की चर्चा करेंगे। हमारे पास में इस विषय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) 156(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि संबंधित घटना के संबंध में उस तहरीर के आधार पर थाने के अधिकारी द्वारा हमारी एफआईआर को नहीं लिखा गया है, तो हम न्यायालय में इस घटना की बाबत मुकदमा दर्ज करने के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दिया गया है। हमें ध्यान रखना है कि जो 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा योजित किया जाएगा, उस प्रार्थना पत्र के साथ उस घटना के संबंध में हमारे पास में एक शपथ पत्र, उस घटना को समर्थित करता हुआ, जो हम वहां पर प्रार्थना पत्र योजित कर रहे हैं न्यायालय के अंदर, उसको समर्थित करता हुआ एक शपथ पत्र भी हमें उसके साथ संलग्न करना है। ये समस्त जो प्रक्रिया है ये अपने किसी विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में योजित की जानी है। अब उस प्रार्थना पत्र में जो वो प्रार्थना पत्र हमने तहरीर के रूप में वहां पर दिया था और अब हम न्यायालय के समक्ष उसे लेकर जाना चाहते हैं, उस प्रार्थना पत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो, क्या क्या प्रक्रिया हो, उस विषय में अगर हम आगे चलकर बात करें तो उस प्रार्थना पत्र के अंतर्गत सबसे पहले इन चीजों का वर्णन आवश्यक है कि उस प्रार्थना पत्र के प्रथम दृष्टया अवलोकन से संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रतीत होता हो। क्योंकि अगर उस प्रार्थना पत्र के अवलोकन से न्यायालय को इस बात का आभास नहीं होता है कि उस घटना के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध कारित नहीं होता है, तो न्यायालय उसको परिवाद के रूप में दर्ज कर देगी। अर्थात न्यायालय संबंधित थाने को मुकदमा दर्ज करने हेतु निर्देशित ना कर अपने यहीं पर उस समस्त घटना की बाबत परिवाद के रूप में दर्ज कर लेगी। न्यायालय ने अगर उस घटना की बाबत अपने यहां पर परिवाद दर्ज कर लिया तो वो एक परिवाद की प्रक्रिया चलेगी, जिसके बारे में हम अलग से चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें यहां पर उस घटना की बाबत एफआईआर दर्ज करानी है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि उस प्रार्थना पत्र में जो हम कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्रार्थना पत्र के प्रथम दृष्टया अवलोकन से जो बताया गया है संज्ञेय अपराध का कारित होना आवश्यक है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि उस प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों का भी समावेश हो, क्योंकि उस घटना की बाबत बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो केवल विवेचना के दौरान ही सामने लाए जा सकते हैं। बगैर पुलिस के द्वारा विवेचना किए जाने के अभाव में वो तथ्य सामने नहीं आ सकते, क्योंकि न्यायालय उस वक्त ये भी वहां पर परीक्षण करेगा कि क्या घटना की बाबत जो तथ्य हैं या जो साक्ष्य हैं वो परिवादी द्वारा लाए जा सकते हैं न्यायालय के सामने या नहीं लाए जा सकते। न्यायालय इन तथ्यों का मूल्यांकन करेगा कि जो तथ्य न्यायालय के सामने लाए गए हैं उनके बाबत परिवादी के पास में साक्ष्य लाने के लायक स्थिति है या नहीं है। अगर उसको यह लगता है न्यायालय को कि उन तथ्यों की बाबत आवेदक के पास में कोई ऐसा रास्ता नहीं है, उसके पास कोई ऐसा अपना सोर्सेज नहीं है कि वो इस संबंध में कोई भी तथ्य न्यायालय के सामने ला सके, तो न्यायालय वहां पर उस घटना की बाबत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश पारित करने के लिए विवश हो जाएंगे। अगर प्रक्रिया की बात करें हम उस प्रार्थना पत्र को योजित होने के बाद, तो न्यायालय के समक्ष वो प्रार्थना पत्र जाने के पश्चात न्यायालय सर्वप्रथम उस प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित थाने पर कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं है, इसके संबंध में संबंधित थाने से एक रिपोर्ट मंगवाएंगे। उस रिपोर्ट के बाद में उस पर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी और उस सुनवाई के समय
हमें यह साबित करना होगा, हमारे सामने ये जो तथ्य हैं, हमारे पास केवल यही तथ्य हैं, और अगर इस मुकदमे की बाबत विवेचना नहीं हुई तो यह मुकदमा दर्ज होने से रह जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाएगा। इस संबंध में समय समय पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा अनेक विचार दिए गए, दृष्टांत पारित किए गए, साइटेशन पारित की गई। अगर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की मैं बात करूं तो उसमें लाल दो जी है, मंजू कुमारी है, और तमाम ऐसे कुछ निर्णय हैं। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय की मैं बात करूं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस संबंध में पारित किया गया था टीसी थंगराज के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहां तक कहा गया है कि अगर संबंधित मजिस्ट्रेट को यह लगता है दैट पुलिस नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, कि पुलिस अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पा रही है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास में यह अधिकार है इस धारा के तहत कि वो पुलिस को निर्देशित कर सकते हैं कि आप संबंधित पहलुओं के ऊपर जांच करें और विवेचना कर न्यायालय को अवगत कराएं। इसी प्रकार जो माननीय उच्च न्यायालय की मैंने अभी बताई है मंजू कुमारी वगैरह के निर्णय, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यहां तक निर्णय पारित किए गए हैं कि इफ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट विच वाज मेंशन इन कंप्लेंट प्रीमिया फेसाई कोग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट, द मजिस्ट्रेट शुड रजिस्टर्ड एफआईआर, डायरेक्शन उसे पास करना होगा संबंधित मजिस्ट्रेट को कि वो एफआईआर दर्ज करे। संबंधित थाना अध्यक्ष को इस बात के लिए निर्देशित करना होगा। लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जो प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष योजित कर रहे हैं, उस प्रार्थना पत्र में उन समस्त तथ्यों का समावेश हो जिनके प्रथम दृष्टया अवलोकन से प्रीमिया फेसाई, तो मैंने वर्ड यूज किया है, प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह तथ्य साबित होता हो कि इस संबंधित प्रकरण की मुकदमा दर्ज होना बहुत जरूरी है। इन सारी साइटेशंस को और इन सारी चीजों को अगर हम प्रयोग करते हुए न्यायालय के समक्ष जाते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हम उस स्थिति में जब हमारा एफआईआर को संबंधित थाना अधिकारी ने दर्ज नहीं किया था, न्यायालय के माध्यम से दर्ज कराने में निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।